sure that I've started the recording. Yes, I have. Okay. आज के लेक्चर में हम जो चीजें कवर करेंगे that would be mainly about control cost, right? That was what I was requested. Ma'am, doctor, am I right? यही पढ़ना था ना आपको? जी सर, कंट्रोल Okay, कॉस्ट। control cost, right. So now, एक्चुअल में इस टॉपिक को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं आपको वो सब तो करवाऊंगा, दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने एक लेक्चर, मैं उसका लिंक भी, प्लीज डू रिमाइंड मी, मैं इसके फौरन बाद वो लिंक शेयर कर दूंगा आपसे। एक लेक्चर है, आई गेस इट इज लेक्चर 14 पार्ट 1। ये मैंने 1C को दिया था लेक्चर, ठीक है? आप लोगों को नहीं दिया था क्योंकि वो नॉर्मल पेस पे चल रहे थे, तो दे वर अहेड ऑफ यू। तो उनको मैंने एक क्लास में, मैं आई हैड इनफ टाइम, तो मैंने उनको वो लेक्चर करवा दिया था। तो लेक्चर 1, सॉरी लेक्चर 14 है पार्ट 1, एंड लेक्चर 14 पार्ट 2। ये दोनों 1C के हैं, और दोनों का मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। तो वो आप लाजमी देखिएगा। जब आप वो देखेंगे उसके बाद यू मे एक्चुअली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर। ऑल्दो स्टैंड अलोन ये लेक्चर आपके लिए काफी होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी, या अदरवाइज जो आपका कॉस्ट का सिलेबस है उस लिहाज से। लेकिन इसकी जो एक्चुअल मैजिक या एक्चुअल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए वो बैकग्राउंड होना बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, राइट? सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, एडवाइज यू, ऑब्वियसली अगर मेरे बस में होता तो आई वुड हैव मेड दैट कंपल्सरी फॉर यू, ठीक है? वो इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, now having said that, now let's start talking about control cost. Look, हम एक्चुअल में, इफ यू रिमेम्बर, हमने अपना एक कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया था। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड। और उस कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस थी। और वो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस क्या थी? एक तो ये था कि हमने अपने एस्टिमेट्स कैसे लेने हैं, एस्टिमेट्स का प्रिसीजन लेवल क्या होगा, एक्यूरेसी का लेवल क्या होगा। आई होप यू रिमेम्बर, एस्टिमेट की करेंसी क्या होगी, यूनिट ऑफ मेजर क्या होगी, वगैरह वगैरह। इसी तरह हमने बजट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी, बजट कैसे बनाना है, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस इधर दी थी, ठीक है? एंड लास्टली, जो हमने, जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, ये दोनों पहले वाले जो दोनों हैं, दैट वाज अबाउट प्लानिंग। लेकिन जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, उस वक्त तक हमारा प्लान ऑब्वियसली फाइनल हो चुका होगा, उसी प्लान के मुताबिक हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन हमने अपनी कॉस्ट को ये देखना है कि हमने जिस तरह चीजें प्लान की थी वो उस तरह चल रही हैं या नहीं चल रही। ऑल्दो इसका नाम तो कंट्रोल कॉस्ट है, लेकिन इट इज नॉट मेयरली कंट्रोलिंग द कॉस्ट, राइट? कंट्रोल करने से पहले आप तीन काम करते हो। एक, हम डाटा मेजर करते हैं, राइट? डाटा मेजर करने से मुराद क्या है? डाटा मेजर करने से मुराद ये है, या इन जनरल मेजर करने से मुराद ये है कि मेरे प्रोजेक्ट पे जो डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेस हो रही होती है, मैं उससे रिलेटेड रॉ डाटा मुझे वहां से मिल रहा होता है। अगेन, ये डाटा वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम वर्क परफॉर्मेंस डाटा या WPD कहते हैं। और ये उसी लेक्चर के अंदर आपको बड़ी डिटेल में चीज समझ आएगी, क्या इसका क्या मतलब है, राइट? सो नाउ, जहां पे प्रोजेक्ट का काम हो रहा होता है, वहां पे वर्क परफॉर्मेंस डाटा हमें मिल रहा होता है। अब ये जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है, इट कुड बी अबाउट स्कोप, इट कुड बी अबाउट टाइम, इट कुड बी अबाउट कॉस्ट, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सारों की एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 8 मीटर वॉल कंस्ट्रक्ट हो गई है, दैट इज अबाउट स्कोप, राइट? 8 मीटर वॉल बन गई, ये एक रॉ डाटा है। इस डाटा से मुझे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। आपको अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है। 8 मीटर वॉल बननी थी, ये स्कोप से रिलेटेड डाटा है। इसी तरह मेरे पास लिखा हुआ आता है जी, एक्टिविटी बी स्टार्टेड ऑन, लेट्स से 10th of July। अब ये एक डाटा आया है मेरे पास, रॉ डाटा है, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये 10th of July को स्टार्ट हुई है, तो शुड आई बी हैप्पी अबाउट इट, या ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ नहीं आता। इसी तरह मेरे पास एक डाटा आता है, और वर्क परफॉर्मेंस डाटा, दैट इज अबाउट कॉस्ट। और वो ये कहता है कि जी मेरे अभी तक 7,000 लग गए हैं। अगेन, आइसोलेशन में, विदाउट लुकिंग इनटू कॉन्टेक्स्ट, ये एक रॉ डाटा है जो मुझे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरह का डाटा आता है, 8 मीटर वॉल बन गई,
10 जुलाई को सो एंड सो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, सो एंड सो एक्टिविटी खत्म हो गई, एंड वगैरह वगैरह, मटेरियल आ गया, मटेरियल चला गया, और इस तरह का बहुत सारा डाटा आता है। ये डाटा मीनिंगफुल डाटा नहीं है, लेकिन ये मेजरमेंट्स आप इनको इन जनरल कह सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स आ रही होती हैं, कुछ स्कोप की, कुछ स्केड्यूल की, कुछ कॉस्ट की, क्वालिटी की, एंड सो ऑन सारी। फिर हम क्या करते हैं, we actually after getting this measurement we evaluate। अब evaluate क्या होता है? evaluate करने का मतलब ये होता है that we compare our current performance with the plan। जब मैं इसको compare करता हूं with the plan, only then it gives me a meaningful information। For example, 8 meter wall has been constructed, this is a raw data। जब मैं इसको compare करता हूं कि यार by now कितनी वॉल बन चुकी होनी चाहिए थी अभी तक, लेट्स से प्लान के अंदर या बेस लाइन के अंदर लिखा हुआ है 10 मीटर वॉल बननी चाहिए, तो नाउ बाय कंपेयरिंग this measurement or this information, or sorry, this data with the plan, it gives me a meaningful information, और उसको हम कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। अगेन ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने उस लेक्चर में बताए हुए हैं, बट अभी आई गेस यू अंडरस्टैंड कि मैं जो कह रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा है कि मैयर होता है, मेजरमेंट हमारे पास डिफरेंट किस्म की आ रही होती है, कुछ स्कोप से रिलेटेड है, कुछ टाइम से रिलेटेड है, कुछ मेरे पास कॉस्ट से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड है, रिस्क से रिलेटेड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सॉरी, जो मेजरमेंट्स हैं वो आ रही होती हैं। उन मेजरमेंट्स को हम एवेलुएट करते हैं, दैट मीन्स हम कंपेयर करते हैं उस डाटा को विद द प्लान, और तब मुझे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्कोप का कहा कि 8 मीटर वॉल कंस्ट्रक्ट करनी थी, लेकिन सॉरी, अभी तक प्लान में लिखा हुआ था कि मुझे 10 मीटर वॉल कंस्ट्रक्ट करनी थी, बट आई हैव कंस्ट्रक्टेड ओनली 8 मीटर ऑफ वॉल। सो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर अस? No, नो, बिकॉज वी आर लैगिंग, राइट? we are lagging. Yes. अच्छा, इसी तरह एक्टिविटी बी, मुझे एक डाटा या मेजर किया मैंने स्केड्यूल से रिलेटेड, मेरे पास डाटा आया और उसमें लिखा हुआ था कि 10 जुलाई को एक्टिविटी बी जो है वो स्टार्ट हुई है। अब मैं इसको प्लान से कंपेयर करूंगा या स्केड्यूल की बेसलाइन से कंपेयर करूंगा, और वहां पे लिखा होता है कि दैट दिस एक्टिविटी हैड टू बी स्टार्टेड ऑन 15th ऑफ जुलाई। सो नाउ आफ्टर कंपेयरिंग दिस, ये जो एवेल्युएशन होती है कि ये 15 जुलाई को ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, सॉरी, प्लान में था कि इसको 15 जुलाई को होना चाहिए, बट आई हैव स्टार्टेड इट 5 days अर्लियर। इससे मुझे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सिमिलरली कॉस्ट का डाटा आया, एंड दिस डाटा सेज दैट आई हैव स्पेंट सो फार 7,000, बट मैं कहता हूँ प्लान में क्या था, मेरी जितना काम मैंने कंप्लीट किया है वो काम कंप्लीट होने के लिए मैंने कितना खर्च करना था, लेट्स से वो 8,000 खर्च करना था। So now, what do you think? What I'm doing about budget? आपने ओवर एक्सपेंड कर दिया। नहीं, मैंने कम 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 किया है, अंडर बजट। अंडर बजट। अंडर बजट, लाइक मैंने 8,000 स्पेंड करना था, ये प्लान में था that I should have completed this work in 8,000, but actually I have completed that work in 7,000. Correct? सही है। जी सर। यस सर, ठीक है। ओके, ठीक है, राइट। सो बेसिकली मैं 3 काम कर रहा हूं, जिसमें से 2 काम मैंने आपको बताए बताए अभी तक। एक को हम कहते हैं मेजरमेंट करना, एक को हम कहते हैं एवेलुएट करना। मेजरमेंट ये है कि रॉ डाटा हम गैदर करते हैं, जैसे मैंने बताया। एवेलुएशन का मतलब ये है कि वी कंपेयर आवर एक्चुअल डाटा और एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान। उससे मुझे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं दैट डू वी नीड अ करेक्टिव एक्शन और नॉट। अब ये करेक्टिव एक्शन मैं कब लूंगा? मैं करेक्टिव एक्शन तब लूंगा जब मेरी परफॉर्मेंस में वेरिएंस इतनी ज्यादा हो जाए कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर चली जाए। डू यू रिमेंबर दैट थ्रेशोल्ड लिमिट? जी सर। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हमने कहीं म्यूट कर लीजिएगा फौरन। अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हमने अपनी एक्सेप्टेबल वेरिएंस की लिमिट बताई हुई है कि यार इस रेंज के अंदर अगर वेरिएंस होती है, इतना प्लस माइनस होता है, तो ये एक्सेप्टेबल है मुझे, आई वोंट माइंड इट। लेकिन अगर इस रेंज से बाहर बात जाती है, तो फिर आई वुड रिक्वायर अ करेक्टिव एक्शन। ठीक है, उसको हम कहते हैं
कंट्रोल करना, राइट? सो हम मॉनिटर करते हैं या मेजर करते हैं और उसके बाद हम एवेलुएट करते हैं एंड देन फाइनली हम चीजों को कंट्रोल करते हैं जब हमारी परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर चली जाए। बाज दफा हम प्रिवेंटिव एक्शन लेके अभी एक्सेप्टेबल लिमिट से बात बाहर नहीं गई होती, लेकिन हम प्रिवेंटिव एक्शन समटाइम्स ले लेते हैं, लेकिन करेक्टिव एक्शन या करेक्शन हम तभी करेंगे जब चीज इससे बाहर चली जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी Yes, सर। Yes. sir. ओके, अच्छा अब मैं आई एम सॉरी आई एम हैविंग टी विद दिस, तो माइंड ना कीजिएगा। ओके, काइंडली म्यूट कर लिया। अच्छा, सो व्हेन आई से कि आज हमने कंट्रोल कॉस्ट का प्रोसेस पढ़ना है, तो बेसिकली ये इट इज नॉट मेयरली कंट्रोलिंग द कॉस्ट, इससे पहले हम एवेलुएशन भी करेंगे। और वो एवेलुएशन जो आपने पढ़ी भी है, मैंने मतलब अगर आपको अब थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि मेरी कॉस्ट वेरिएंस कितनी है, मेरी स्केजुअल वेरिएंस कितनी है, मेरी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कितना है, स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स कितना है। इन चीजों को सामने रख के ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आपके सामने लिखी हुई है, ये एक तरह से ये मुझे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देंगी। और इनके अंदर बेसिकली मैं कंपेयर ही कर रहा होता हूँ। कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरी अर्नड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, राइट? और इसी तरह स्केजुअल वेरिएंस में मैं क्या कर रहा होता हूँ, मेरी प्लान्ड वैल्यू अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, राइट? सो ये कंपैरिजन ही मुझे एक्चुअल में बताता है कि मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल हूँ, बिहाइंड द स्केड्यूल हूँ, अंडर बजट हूँ, ओवर बजट हूँ, और एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा, हमने जो कंट्रोल कॉस्ट का मेथड पढ़ना है उसको हम अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के थ्रू, या एक एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है, या एक पूरा सिस्टम है रादर, जिसको हम अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये जो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट का सिस्टम है पूरा, इसमें बहुत कुछ और भी है। अभी मेरे ख्याल में सीआर ने मुझसे पूछा था कि सर वो बता दें डिस्क्रीट एफर्ट और अपोर्शनड एफर्ट का, वो भी अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको कॉस्ट के अंदर चाहिए, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, मैं उस पर फोकस करूंगा, राइट? अच्छा, अब पहली बात तो ये कि अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट जो पूरा ये सिस्टम है, इसके बारे में आपने दो बातें लाजमी याद रखनी है। पहली बात ये है कि अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट इट कन्वर्ट्स एवरीथिंग इनटू इन मॉनेटरी टर्म्स। जब मैं कहता हूं एवरीथिंग, तो इसका मतलब ये है कि स्कोप को भी, टाइम को भी, और कॉस्ट को भी, इन तीनों को वो पैसे की टर्म्स में चेंज कर देता है। स्कोप भी, टाइम भी, और कॉस्ट भी। अच्छा, कॉस्ट तो ऑलरेडी पैसे में होती है, लेकिन स्कोप को और टाइम को भी पैसे की टर्म में चेंज कर देता है। और इन तीनों को मिला के एक बेसलाइन बनाता है, और वो बेसलाइन बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन कहलाती है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा ही है ना? कोई एक गवाही चाहिए। यस सर। ओके सर। सर लेकिन जो बेसिकली अर्नड वैल्यू होती है वो तो परसेंटेजेस में आती है, तो उसको भी मॉनेटरी टर्म्स ही कहेंगे? नहीं नहीं, पीवी पर... परसेंटेज नहीं 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 नहीं, अर्न वैल्यू ऐसे नहीं आती। लोग अर्न वैल्यू, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। आप उसमें से एक टर्म यूज कर रहे हो, दैट इज अर्न वैल्यू। मैं आपको पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखें, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जो आगे मैं बताऊंगा, जो चीजें आज हमने सारी पढ़नी है, वो सारी की सारी अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है, करेक्ट? ओके सर। अच्छा सॉरी। तो अगर मैं अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कॉस्ट बेसलाइन बनाऊं, तो वो कॉस्ट बेसलाइन बेसिकली स्कोप को, टाइम को और कॉस्ट को, तीनों बेसलाइंस को कंबाइंड कर देती है इनटू अ सिंगल बेसलाइन, एंड दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन। इज इट क्लियर? जी सर। जी सर। ओके, ये दो बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको तीन टर्म्स और पता होनी चाहिए। ये तीन टर्म्स आप समझ जाएंगे, तो उसके बाद हम एक्चुअल में
कंट्रोल कॉस्ट की तरफ जाएंगे, राइट? अर्न्ड वैल्यू, प्लान्ड वैल्यू, अर्न्ड वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल ये तीन टर्म्स हैं जिनका समझना जरूरी है कि प्लान्ड वैल्यू से क्या मुराद है, अर्न्ड वैल्यू से क्या मुराद है और एक्चुअल कॉस्ट से क्या मुराद है। अच्छा, इसके लिए हम करते ये हैं कि एज यूजुअल हम अपनी 10 मीटर वॉल जो है, एक ट्रम्प की वॉल थी और एक ये मेरी वॉल है, जो बिल्ड द वॉल का नारा लगा था, यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स से दिस इज अ 10 मीटर वॉल जो हमने फर्स्ट वीक में, अपने प्रोजेक्ट के फर्स्ट वीक में बनानी है, और इसके लिए जो हमने बजट रखा हुआ है कि ये 10 मीटर वॉल कितने बजट में होनी चाहिए, दैट इज 10,000। अच्छा, और इसके लिए जो हमने टाइम रखा हुआ है दैट इज 1 वीक। इज इट क्लियर? यस सर। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव माउस, तो मैं बस ये ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, नाउ व्हाट इज अ प्लान्ड वैल्यू? प्लान्ड वैल्यू बेसिकली वो बजट है, ये काइंडली बेशक अपने पास नोट कर लें या बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हुए नोट कर लीजिएगा। प्लान्ड वैल्यू इज द बजट और फंड्स केप्ट फॉर अस आवर प्लान्ड वर्क और आवर स्केड्यूल्ड वर्क। काइंडली म्यूट रखें, जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा, so what is planned value? It is the budget assigned for a planned work, or it is a budget assigned for a what we call uh, scheduled work. ठीक है? वो बजट जो मैंने अपना काम जो प्लान किया हुआ है या स्केड्यूल किया हुआ है उसके लिए जितना बजट रखा हो, तो उसको हम प्लान्ड वैल्यू कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो 10 मीटर वॉल है, इसकी प्लान्ड वैल्यू कितनी है? 10,000। Very right. The budget that I have kept for this work, this scheduled work मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट वीक में इसको स्केड्यूल किया हुआ है या प्लान किया हुआ है। तो अगर मैं कहूँ कि इस 10 मीटर वॉल को बनाने के लिए जो बजट असाइन किया हुआ है, जो बजट रखा हुआ है, अब ये असाइन का वर्ड भी हो सकता है, बजट केप्ट फॉर भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं बजट अप्रूव्ड फॉर द स्केड्यूल्ड वर्क या प्लान्ड वर्क, ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है। बट जो काम मैंने स्केड्यूल किया हुआ है या प्लान किया हुआ है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो बजट रखा हुआ है उसको हम प्लान्ड वैल्यू कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? यस सर। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज अर्न्ड वैल्यू। क्या चीज है? नाउ अर्न्ड वैल्यू इज समथिंग कि मैंने जितना काम कंप्लीट किया है उसके लिए कितना बजट रखा हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, in 1 week I could not complete the whole wall, rather मैंने 80% of wall complete की, ठीक है, because of any reason I was behind the schedule, किसी भी वजह से मैं काम कंप्लीट नहीं कर सका। तो अब मैंने 8 मीटर वॉल की, दैट इज 80% ऑफ द एक्चुअल वर्क। अब आपके ख्याल में 8 मीटर के लिए मैंने कितना बजट रखा हुआ है? 8,000। 8,000, ठीक है। सो बजट केप्ट फॉर द वर्क दैट हैज बीन कंप्लीटेड, बजट केप्ट फॉर द वर्क दैट हैज बीन कंप्लीटेड, कि जो काम मैंने कंप्लीट किया हुआ है उसके लिए कितना बजट लगना चाहिए, रखा हुआ था मैंने। तो ये काम मेरे बजट प्लान के मुताबिक 8,000 में होना चाहिए था, तो दैट मींस मैंने 8,000 का काम कंप्लीट कर लिया। ऐसा ही है? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जी सर। तो अगर मैं ये कहूं कि अर्न्ड वैल्यू भी एक तरह से प्लान्ड वैल्यू होती है ना, कि मैंने कितना बजट रखा हुआ है, कितना बजट रखा हुआ है कि जो काम कंप्लीट हुआ है मेरे हिसाब से उसे कितने में होना चाहिए था, मैंने उसके लिए कितना बजट रखा था। तो मैंने कहा कि 8 मीटर वॉल 8,000 में बन जानी चाहिए थी। सो अर्न्ड वैल्यू मेरी 8,000 हो गई। करेक्ट जी? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज, नाउ आई विल चेक माय अकाउंट्स। मेरे पास लेट्स से डिफरेंट वाउचर्स पड़े हुए हैं, रिसीट्स पड़ी हुई हैं,
उनको मैंने देखा या अपना वॉलेट चेक किया या मैंने डायरी पे नोट किया हुआ था या बैंक बड़ा प्रोजेक्ट है तो बैंक में मेरी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, तो मैंने उन सारों का टोटल किया कि एचआर की कॉस्ट इतनी है, फलां चीज की कॉस्ट इतनी है, उन सारों का टोटल करके और मैंने कहा कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट ये आ गई। मींस अब लेट्स से ये जो काम अभी तक मैंने किया, मेरा पैसा जो लगा उस पे एक्चुअली 7,000 लगा। ये मेरी पॉकेट बता रही है, ये मेरा कैशियर मुझे बता रहा है, ये मेरा अकाउंट मुझे बता रहा है। सो मेरे हिसाब से ये 8 मीटर वॉल जो कंप्लीट हुई है, मेरे हिसाब से उसके लिए 8,000 का बजट था, लेकिन लकीली मैंने वो काम 7,000 में कंप्लीट कर लिया। ये जो 7,000 एक्चुअली स्पेंड हुआ है, इसको हम एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। अर्न्ड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? सर यानी अर्न्ड वैल्यू वो है जो अब तक काम हो गया है और एक्चुअल कॉस्ट ये है कि जो एक्चुअली खर्चा है, मतलब। जी जी, देखिए अर्न्ड वैल्यू हम ये कहते हैं कि कितने में ये हो जाना चाहिए था एज पर माय बजट। मैंने कितना पैसा रखा था इसके आपके ख्याल में? प्लान जब हमने किया, हमने कहा 10 मीटर वॉल जो है वो 10,000 में होनी चाहिए थी और 8 मीटर वॉल 8,000 में होनी चाहिए थी। इसका मतलब है जो काम कंप्लीट हुआ उसके लिए मेरे प्लान के अंदर मैंने 8,000 रखा हुआ था। ये एक्चुअल नहीं है, ये तो प्लान है। लेकिन एक्चुअली जब अकाउंट चेक किया तो वो 7,000 में हो गया लकीली। तो जो काम 8,000 में मेरे हिसाब से होना था वो मैंने 7,000 में कंप्लीट कर लिया। करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मैंने टाइम के लिहाज से, जब मैं कंपेयर करता हूं टाइम के लिहाज से, अब मैं आपको कुछ बातें बोल रहा हूं, इसके लिए काइंडली एक्टिव रहिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि टाइम के लिहाज से फर्स्ट वीक में मुझे कितना काम कर लेना चाहिए था, प्लान क्या था मेरा? सर आपने पूरी 10 मीटर वॉल बना लेनी वॉल थी। करनी थी, अच्छा। और हम ये कहते हैं पैसे की टर्म्स में कितने का काम कर लेना चाहिए था? 10,000। 10,000। 10,000 है ना? अच्छा, लेकिन मैंने कितने का किया? 8,000। 8। तो 8,000 का। इसका मतलब है मैं बिहाइंड द स्केड्यूल हूं, मैं पूरा 10,000 तो नहीं कर सका ना, बिल्कुल। है ना? जी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैं अर्न्ड वैल्यू को प्लान्ड वैल्यू से कंपेयर करता हूं तो मुझे स्केड्यूल की वेरिएंस का अंदाजा हो जाता है। ऐसे ही है, मैंने अभी ठीक है। 8,000 को और 10,000 को कंपेयर किया तो मुझे स्केड्यूल की वेरिएंस का पता चल गया। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं कॉस्ट की वेरिएंस, कि जो काम मैंने कंप्लीट किया, अब मैं प्लान को भूल गया हूं, कितना करना था कितना नहीं करना था, कितना हुआ, ये सब स्केड्यूल के टर्म्स में साइड पे हो गया। अब कहते हैं अच्छा यार जितना किया है जरा उसको तो चेक करो। मैंने 8 मीटर वॉल बनाई, मैं कहता हूं कि 8 मीटर के लिए मैंने 8,000 का, तो मेरी अर्न्ड वैल्यू 8,000 है, लेकिन ये कितने में मैंने एक्चुअल में कर लिया तो वो पता चलता है, वो 7,000 में किया है। तो यहाँ पे मैंने 1,000 लेस में काम कंप्लीट कर लिया। करेक्ट? यस सर। और ये मेरी कॉस्ट की वेरिएंस को इंडिकेट कर रहा है। जब मैं अर्न्ड वैल्यू को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करता हूं तो इट शोज मी माय कॉस्ट वेरिएंस। अब स्केजुअल वेरिएंस मेरे पास नेगेटिव है और कॉस्ट वेरिएंस मेरे पास पॉजिटिव है। मैंने सस्ते में काम कर लिया, अंडर बजट रह के काम कर लिया। काइंडली म्यूट कर लिया करें खुद को, ठीक है? लेकिन स्केजुअल की टर्म्स में मैं बिहाइंड द स्केजुअल हूं। फाइन। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है अर्न्ड वैल्यू का प्लान्ड वैल्यू से एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है, मैं अब ये सारा इरेज कर रहा हूँ और मैं वापस आता हूँ, और एक बात, इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने आपको क्लास में भी लिखवाई थी, एंड दैट इज, लेट्स से I had to build this whole wall again, same 10-meter wall, and this wall had to be constructed in obviously 10,000. So what is my planned value here? 10,000? Sir, Okay, 10,000. 10,000. Now let's say I have completed 50% of the wall, that is 5 meter. So what is my earned value here? 5,000. 5,000, right? And if I say I have completed or constructed 8 meter of wall, then
8,000. 8,000. And if I tell you that I have completed whole the wall, full wall, 10-meter wall, then earned It's value is 10,000. 10,000. So it means whenever a work is completed, its planned value or its earned value actually becomes equal to the planned value. Correct? Whenever a work, let's say an activity, a work package, a control account or deliverable or complete project, whenever it is completed, I say that my planned value has become equal to the earned value now. Right? Yes sir. Until unless sir अगर कहा हो कि इतनी percentage of रह गया है third week में या fourth week में, वहाँ earned value change होगी, right? हाँ जैसे वहां 1 पे week लुक लुक हाँ अब अभी फॉर नाउ वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू अगर तो मैं पूरे प्रोजेक्ट का पूछ रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो चीज डिफरेंट है राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ 7 days और 1 week कि एक ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है इसके लिए जो प्लान वैल्यू है दैट इज 10,000 राइट सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इफ आई मेंशन ओनली कि यार ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है तो इस एक्टिविटी कंप्लीट होने के नतीजे में मेरी अर्नड वैल्यू एंड प्लान्ड वैल्यू इस एक्टिविटी की हद तक इक्वल हो जाएंगी इज इट क्लियर ये क्वेश्चन किसका था पूरे प्रोजेक्ट का सेकंड वीक तक Yes, sir. ये आयशा का था लेकिन आपकी आवाज अच्छा। बहुत ब्रेक हो रही थी सर। अच्छा Yes, बाकियों को सबके लिए ब्रेक हो रही है या सिर्फ 2-3 कोई इशू है मुझे clear एक्चुअल है। आपको क्लियर है ना यहाँ हाँ पे ठीक ठीक है उधर ओ ठीक है। और थोड़ी हो रही है क्लियर है सर। ओके तो दैट मींस अगर एक भी बंदे के पास क्लियर जा रही है इट मींस द इशू इज नॉट ऑन माय साइड राइट अच्छा सो ये देख लीजिएगा काइंडली आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बट आई एम कोई बात रिपीटिंग नहीं इट जी, नाउ बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं इसको रिपीट कर देता हूँ that whenever a task, an activity, a work package, or for that matter, whole project is completed, at that stage, the earned value becomes equal to the planned value. If we are talking about one activity, तो एक एक्टिविटी की अर्नड वैल्यू उस एक्टिविटी की प्लान्ड वैल्यू के बराबर हो जाती है अगर मैं कहता हूँ वर्क पैकेज तो उस वर्क पैकेज की जो अर्नड वैल्यू है वो उस वर्क पैकेज की प्लान्ड वैल्यू के बराबर हो जाएगी आई होप दिस इज क्लियर नाउ Yes sir. Okay, now this basic with this basic introduction, now let's move on to the slides और वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है और इसी पे अब हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट को ना मजीद अभी देखने की जरूरत है The first thing is that earned value management it integrates three things that is scope, cost and schedule. तीनों baselines को it combines into a single baseline and that is known as performance measurement baseline. Is it clear? The first thing that I told you. Sir, can I ask you a question? Yes. जी sir, sure. Sir, one thing. We always compare it with the earned value. चाहे Yeah. वो planned value हो, actual cost हो, measure वो Exactly. earned value से होती है. So Earned because value. of the earned value management system Yeah. जो आपने बताया था. बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही एक्चुअल में उसकी लॉजिक ये तो मैंने आपको एक याद करने के लिए एक कह लेंगे वो हिंट दिया हुआ है बट अदरवाइज लॉजिक क्या है लॉजिक ये है कि चले ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ लुक मुझे मैं कहता हूँ फर्स्ट वीक में 10 मीटर वॉल बननी थी और उसके लिए मैंने 10,000 का बजट रखा हुआ था राइट 10,000 का बजट रखा हुआ था अब एक वीक गुजर गया और मेरा 7,000 लगा है चले मेरा 9,000 लगा है एक वीक के बाद मेरा 9,000 लगा है तो शुड आई बी हैप्पी अबाउट दिस कि फर्स्ट वीक के लिए मैंने सोचा था ये दीवार बनेगी और 10,000 लगेगा और फर्स्ट वीक के बाद मेरा एक्चुअली 9,000 लगा है नाउ फॉर द मोमेंट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फॉरगेट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पढ़ाए हैं अर्नड वैल्यू प्लान्ड वैल्यू इनको भूल जाए और सिंपल मुझे इसको सामने रखते हुए आंसर दें कि यार फर्स्ट वीक में 10,000 का बजट था और 9,000 मेरे एक्चुअली लगे हैं तो अब मैं खुश हो जाऊं परेशान हूं क्या करूं खुश हो फिर जाऊं आपकी एक cost variance जो है वो positive
नहीं, thing. मैं क्या कह रहा हूँ फॉरगेट अबाउट दोज अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट Wait, वाले कॉन्सेप्ट्स। एज अ सही है लेमैन, सर। हाँ, एज अ लेमैन आपको क्या लगता है? सर मैं ये देखूंगी कि मेरा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या करता है और फिर उसके बाद मेरी सब भूल जाए अभी, नहीं आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कुछ पढ़ाया उसको साइड पे रखें। तो आप और खुश बस होंगे कि कम लगे हैं। मेरे कम लगे नहीं हैं, सर, मैं राइट? तो क्वालिटी चेक करूंगी कि अगर मेरी वही चीज जो आनी क्वालिटी थी वही बराबर है, है, देखिए क्वालिटी का तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, क्वालिटी तो भूल जाए। फिर तो लॉक, मैं सर खुश होंगी। मेरी मेरी जो है हाँ, वो हाँ, प्लान्ड और ये वैल्यू। ठीक हो गया। और आप ये नहीं सोचेंगे कि काम कितना कंप्लीट हुआ है। यस सर। वीक वीक 1 गुजर गया, काम ढेले का नहीं किया, 9,000 लगा के बैठे हुए। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे काम भी कंप्लीट हो गया। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं मैंने बताया, ठीक है। नाउ दैट मींस वी नीड टू कंसीडर वन थिंग, और वो वन थिंग क्या है? वो है कि काम कितना कंप्लीट हुआ है। और वो काम कंप्लीट जो होता है उसकी उसी को तो हम अर्न वैल्यू कह रहे हैं। तो जब तक ये काम कंप्लीट होने की बात सामने नहीं आएगी, या इसको मैं सामने नहीं रखूंगा, ना मैं स्केड्यूल का बता सकता हूं और ना मैं कॉस्ट का कुछ बता सकता हूं। करेक्ट? So current value is how much work is completed and actual cost is how much cost has been included. Including इनका earned value, earned value is the budget that we have kept or approved for the work that has been completed. आसान अल्फाज में शॉर्टकट मारूं तो बस वो यही है जो सर हमायूं कह रहे हैं कि जो काम कंप्लीट हुआ है उसकी कितनी वर्थ है। तो मींस मैंने 8,000 का काम कर लिया हुआ है, 10,000 का टोटल करना था। करेक्ट? 9,000 नहीं लिखा, 8,000 नहीं क्यों नहीं नहीं किया? नहीं नहीं, मैं वो पिछली एग्जांपल में, मैं सॉरी, अच्छा आई एम अच्छा। सॉरी। ओ ये और अगेन यहाँ पे अर्नड वैल्यू तो मैंने बताई नहीं थी ना। मैंने ये कहा था कि फर्स्ट वीक के लिए मैंने जो काम प्लान किया वो उसके लिए 10,000 रखा हुआ है, और मेरा एक्चुअली फर्स्ट वीक के एंड पे मुझे पता चलता है 9,000 लग गया। तो इन दो को आपस में कंपेयर करके आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते लॉजिकली। आपने रखा 10,000 warrant value, ये आपने बताया हुआ था। नहीं नहीं, मैंने बोला, सुने मैं दोबारा बता देता हूँ। सर हमायूं का क्वेश्चन ये था कि हमें हर चीज को अर्नड वैल्यू से ही कंपेयर करना है। तो मैं उसकी लॉजिक बता रहा हूं कि व्हाई वी हैव टू कंपेयर एवरीथिंग विद द अर्नड वैल्यू। अगर मैं अर्नड वैल्यू से कंपेयर नहीं करता, इसको दरमियान से सीन से ही आउट कर देता हूं, तो मैं ये कहता हूं अच्छा यार फर्स्ट वीक में 10,000 लगने थे, ये मेरा बजट प्लान था, और लगे कितने हैं? 9,000 लगे हैं। वाओ, मैंने 1,000 सेव कर लिया। बट दिस कैन बी फैटल, एक्चुअली ये एक बहुत मिसलीडिंग थिंग हो सकती है। जब तक मैं ये देखूं ना काम कितना कंप्लीट हुआ है, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता कि 9,000 लगने ठीक लगे हैं या ज्यादा लगे हैं या कम लगे हैं। करेक्ट? बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो इसीलिए इसीलिए अर्नड वैल्यू का दरमियान में आना या इसको सेंटर में रखना बहुत जरूरी है। ना तो 10,000 मेरी अर्नड वैल्यू है, दिस इज प्लान्ड वैल्यू, ना 9,000 मेरी अर्नड वैल्यू, दिस इज एक्चुअल कॉस्ट। जब तक मुझे काम कितना कंप्लीट हुआ है ये मैं सामने नहीं रखूंगा, ना मुझे पता चल सकता है कि स्केड्यूल मेरा कैसा चल रहा है, और ना ये पता चल सकता है कि मेरी ये जो कॉस्ट स्पेंड हो रही है ये ओवर बजट है या अंडर बजट है। करेक्ट? सो दैट इज द लॉजिक कि व्हाई वी कंपेयर एवरीथिंग विद द अर्नड वैल्यू हियर। सर सॉरी, मैं एक चीज पूछ लूं आपसे। जी जी सर, पूछा करें। सर 10,000 आपने जो शुरू में रखा हुआ है, आपने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रखा कि 10 मीटर वॉल के लिए मैंने 10,000 हम्म रुपए जो है वो खर्च करने हैं। हम्म तो ये हम्म। 10,000 आपके अर्न वैल्यू भी है और आपकी प्लान वैल्यू भी है ना? नहीं, अर्नड वैल्यू कैसे होगी? मतलब ये मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा 10,000 अर्न वैल्यू हो हाँ फिर जाएगी और एग्जैक्टली exactly, जब प्लान। कंप्लीट हो जाएगा प्लान भी 10, यही मैंने ठीक आपको है, get पिछली साइड पे बताया था कि व्हेन अ वर्क इज कंप्लीटेड, चाहे वो एक एक्टिविटी का वर्क हो, वर्क पैकेज का हो, या पूरे प्रोजेक्ट का, जो भी हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, whenever a work is completed we say that its planned value has become equal, sorry, its earned value has become equal to the planned value. आपके ख्याल में planned value सॉरी my earned value ज्यादा हो सकती है planned value से? कभी नो सर। नहीं हो सकती, क्योंकि जो काम मैंने प्लान किया हुआ है उतना ही रहेगा। उससे ज्यादा अगर मैं करूंगा तो वो गोल्ड प्लेटिंग कहलाता है, राइट? गोल्ड प्लेटिंग की टर्म आपने पढ़ी भी होगी। यस सर। सो इसका मतलब है जो स्कोप मेरा था मैं उससे बढ़ के कुछ दे रहा हूं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज not acceptable in project management. In project management we say that only provide the required scope, that's it, nothing less, nothing more. Correct?
Yes, sir. Okay, now going back to the slides, earned value develops and monitors जो तीन मेन डायमेंशंस हैं वो हैं planned value. And what is planned value? It is authorized budget assigned to the scheduled work या approved budget assigned to the planned work or something. So this is my planned value. Earned value क्या है? Earned value, it is the measure of work performed expressed in terms of budget, right? कि जो काम मैंने कंप्लीट किया है उस काम के लिए बजट कितना ऑथराइज था उसको हम अर्न वैल्यू कहते हैं. And actual cost is the actual real cost that is anchored on a particular piece of work. Now let's have a look on a detailed example जिसमें कुछ मंथ्स का एक प्रोजेक्ट है. उस प्रोजेक्ट पे चीजें कैसे प्लान हुई हुई है वहां से हम कुछ कंपैरिजंस करेंगे और वहां से हम अपनी कॉस्ट वेरिएंस और स्केड्यूल वेरिएंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, राइट. अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स हैं, जनवरी से लेकर जून तक 6 मंथ्स है और हर मंथ के अंदर की जो प्लान्ड वैल्यू है इंडिविजुअल मंथ की वो मैंने लिखी हुई है. तो पहली चीज तो ये कि मुझे कम्युलेटिव प्लान्ड वैल्यू देखनी होती है. जनरली जब हम प्लान्ड वैल्यू की बात करते हैं तो वो कम्युलेटिव ही हमारी मुराद होती है. इंडिविजुअल मंथ की जनरली वी डोंट मीन कि ये प्लान्ड वैल्यू है. तो कम्युलेटिव वैल्यू ये है कि 1 जनवरी से लेकर जब मेरा प्रोजेक्ट ये स्टार्ट होगा से लेकर 31 जनवरी तक मैंने जितना भी काम प्लान किया हुआ है उसके लिए अप्रूव्ड बजट कितना है, दैट इज 2500, करेक्ट. फिर मैं देखता हूं कि यार सेकंड मंथ के एंड तक, दैट मींस 1 जनवरी से लेकर 28 या 29 फेब तक मेरा प्रोजेक्ट टोटल जो काम मैंने प्लान किया हुआ है उसके लिए बजट कितना है. इन दैट केस आई जस्ट ऐड 2500 विद 5500, दैट वुड गिव मी 8000, राइट. ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होगा आई गेस. Yes, sir. ओके, सो इस तरह मैं cumulative planned values जो हैं वो कैलकुलेट करता जाता हूँ. So now these are my actual planned values, that is 2500, 8000, 13000, 42000 and so on. इनको मैं अगली स्लाइड पे आपके सामने रख रहा हूँ. So now here I have all the planned value with me. और ये planned value planning के वक्त ही हमें मिल जाती है. प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब मैंने प्लान किया, जब बजट अप्रूव हुआ, जब बेसलाइन बनी ड्यूरिंग द प्लानिंग, उस वक्त ये सारा डाटा मेरे पास आ जाता है. हाँ, काम कितना कंप्लीट हुआ ये तब पता चलेगा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा. जनवरी में जब काम शुरू होगा तो फिर मुझे पता चलेगा बाय द एंड ऑफ जनवरी मैंने कितना काम कंप्लीट कर लिया है और उसके लिए मैंने कितना बजट रखा था वो मुझे अर्नड वैल्यू देगा. और इसी तरह उसी वक्त मुझे ये पता चलेगा कि मैंने अभी तक एक्चुअली कितना खर्चा कर लिया हुआ है, करेक्ट. अच्छा, Yes. सो हम क्या करते हैं, हम पहले ही अपनी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन है या जो कॉस्ट बेसलाइन है उसको प्लॉट कर लेते हैं. प्लॉट कैसे करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे अपने मंथ्स को रखते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस पे हम अपने मंथ्स को रखेंगे और वाई एक्सिस पे मैंने अपना बजट या अमाउंट रख ली, राइट. ये मेरे पास आ गया. अब फर्स्ट मंथ के एंड तक मैंने सर जितनी भी सर सर वाई एक्सिस पे एक्चुअल कॉस्ट है, ईवी नहीं है, नहीं, पीवी एक्चुअल नहीं, वो कुछ नहीं है, बस पैसा है, ठीक है. है. अमाउंट है ऑन वाई एक्सिस और टाइम है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी. अच्छा, अब एक सॉरी, इसको ये खिचड़ी बन जाएगी, थोड़ी देर में ठहर रहिएगा. अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि फर्स्ट मंथ के एंड तक मैंने कितनी अमाउंट प्लान की हुई है, दैट इज 2500. तो लेट्स से ये 2500 मेरी पहली प्लान वैल्यू है फॉर द फर्स्ट मंथ. एंड व्हाट अबाउट सेकंड प्लान वैल्यू, 8000. अब यहाँ पे ये 8000 बनता है तकरीबन, ठीक है. उसके बाद थर्ड है 13000, फोर्थ प्लान वैल्यू है 42000, देन 62000 एंड देन 7700, करेक्ट. Yes, sir. ये जो आखिरी वाली कम्युलेटिव प्लान्ड वैल्यू होती है इसको हम बजट एट कंप्लीशन कहते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस इज द लास्ट प्लान्ड वैल्यू, कम्युलेटिव प्लान्ड वैल्यू जिसको हम बजट एट कंप्लीशन कहते हैं. इससे नीचे वाले बजट एट कंप्लीशन नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर में या अदरवाइज ना यूं कहते हैं सर 4 मंथ का बजट एट कंप्लीशन इतना है. भाई, बजट एट कंप्लीशन है ही आखिरी मंथ का होता है. बिल्कुल लास्ट पे जब प्रोजेक्ट खत्म होगा
उस वक्त मेरा बजट एट कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कितना होगा, वो आखिरी के लिए ये टर्म यूज होती है। इसके अलावा बीएसई किसी जगह नहीं यूज होती है, बाकी सबको हम प्लान्ड वैल्यूज ही कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरह ये चीज प्लानिंग के वक्त ही Last हम value is called the sorry, last planned value. yeah, last cumulative planned value is budgeted completion. अच्छा, so now we have got budgeted completion with us, और ये प्लानिंग के वक्त ये बेसलाइन बच जाती है, इसको हम अपने पास रखते हैं। और फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, बेसलाइन जब अप्रूव हो जाती है, तो फिर हम अपनी बाकी चीजों से इसकी मेजरमेंट को कंपेयर करते जाते हैं। यहाँ पे मैं आप क्या करता हूँ कि अर्नड वैल्यू की आपके सामने रखता हूँ। लेट्स से फॉर द फर्स्ट मंथ मेरे पास जो अर्न वैल्यू आई वो 3800 आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने फर्स्ट मंथ में प्लान किया था कि टोटल 2500 का काम करना है। मैंने वो 2500 का काम कंप्लीट भी किया, प्लस मैंने मजीद भी कुछ काम किया। सो इन टोटल आई हैव अर्नड मोर देन व्हाट वाज प्लान्ड। इसका मतलब है आई एम गोइंग अहेड ऑफ बजट, और सॉरी अहेड ऑफ स्केड्यूल। मैं अगले मंथ का भी कुछ काम अभी करके बैठ गया हूँ। ऐसा ही है ना? यस सर। तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा? मैं 3800 को कहता हूं दिस इज माय फर्स्ट अर्न वैल्यू। इसी तरह जब सेकंड मंथ आएगा, सेकंड मंथ में भी काम कंप्लीट होगा। टोटल कितना काम कंप्लीट हुआ? मैंने कहा जी 8000 कंप्लीट हुआ। दैट मींस वो जो मैंने पहले मंथ में आई वाज अहेड ऑफ स्केड्यूल, अब मैं सेकंड मंथ के एंड पे आके मैं कुछ ज्यादा स्पीड नहीं लगाई है। जितना काम प्लान था उतना ही मैंने कंप्लीट किया, नथिंग लेस। सो पहले 2 महीनों में टोटल 8000 का काम होना चाहिए था, प्लान था, और मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स में 8000 का ही काम किया है। करेक्ट? अच्छा, थर्ड मंथ में बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ मुझे 13000 का काम कर लेना चाहिए था, दैट वाज प्लान्ड, बट एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड ओनली 10000 वर्थ ऑफ वर्क। सो दैट मींस अब मेरा, देखिए अब नीचे आना शुरू हो गया हूं मैं कॉस्ट बेस लाइन से। यहाँ पे अर्न वैल्यू 3 देखें तो करेक्ट? चीज बताएं जी सर। सर, आपने कहा कि आपने जनवरी में पिछले महीने का काम भी कर लिया, 3800 में हो गया, तो व्हाई इट वाज नॉट बीन एडेड ऑन इन फरवरी और सब्ट्रैक्टेड? सेप्ट्री का अगर 8000 था तो दैट मींस 8000 तो ना रहा, वो तो पिछले महीने में भी कर दिया। तो मुझे उस कैलकुलेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। नहीं 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 आई नहीं, डोंट नो नहीं। इफ आई मेक जैसे सेंस। सुनो सुनो सुनो, ओके ओके, मैं बताता हूँ। हाँ, जिस तरह मैं ये कहता हूँ प्लान्ड वैल्यू क्युमुलेटिव प्लान्ड वैल्यू है ना, अर्नड वैल्यू भी क्युमुलेटिव अर्नड वैल्यू है। इसका मतलब है ये जो 8000 है ना, इस 8000 में पिछला 3800 वाला भी कंप्लीटेड है, पिछले मंथ जो मैंने किया था, प्लस जो मैंने फेब में किया वो भी आई इसमें गेट। शामिल है। जैसे प्लान्ड वैल्यू के अंदर भी यही था कि प्लान्ड वैल्यू में पहले मंथ में जो प्लान है वो भी शामिल है, और जो दूसरे मंथ का प्लान है वो भी शामिल है। दोनों को ऐड करके मैं कहता हूं बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ टोटल इतना काम करना है। और यहाँ पे अर्नड वैल्यू भी यही है कि बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ टोटल इतना काम हुआ है, इसमें पहले वाला शामिल है। अच्छा, ना थर्ड में आई सेड कि मैंने अब टोटल 10000 का काम किया है, टोटल फर्स्ट डे से अभी तक 10000 का काम किया, बट बाय नाउ मार्च के एंड तक मुझे टोटल 13000 का काम करना था। सो अगेन आई एम बिलो द यू नो माय बेस लाइन। सो मेरी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। आप लोग अगर क्रिकेट ऑलमोस्ट सारे ही देखते हैं पाकिस्तान में, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द चाइनीज स्टूडेंट हियर, बट पाकिस्तान में तो एवरीबॉडी वॉचेस क्रिकेट। तो वो उसमें ऐसे ही है कि अगर आप पहली इनिंग से नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे हैं ना। तो here when I connect these lines, तो ये मेरे पास अर्नड वैल्यू की लाइन जा रही है। अभी तक 4 मंथ हो चुके हैं प्रोजेक्ट को, और 4 मंथ में मुझे टोटल 42000 का काम करना था, और मैंने अभी तक 38000 का काम किया है। इसी तरह एक्चुअल कॉस्ट का डाटा भी मेरे पास हर मंथ का आएगा। पहले मंथ, नाउ लुक एट द, अभी एक मंथ कंप्लीट हुआ है, और ये जो आगे वैल्यूज लिखी हुई है ये मेरे पास नहीं आई है। करेक्ट? जब प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली शुरू होगा, प्लान तो मैं पहले दिन ही सारा किया होगा, यहाँ ये सारी वैल्यूज होंगी और वो बेसलाइन बन जाएगी, ये जो मैंने शुरू में बनाई। उसके बाद एक एक मंथ जब गुजरता जाएगा तो उस मंथ की अर्नड वैल्यू एंड उस मंथ की एक्चुअल कॉस्ट को मैं कंपेयर करता चला जाऊंगा। सो आपके ख्याल में मेरी पहले मंथ में मैंने 2500 का काम करना था, लेकिन मैंने ज्यादा काम किया,
तो स्केड्यूल के लिहाज से तो मैं आगे चल रहा हूं, मैं अगले मंथ का भी काम कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अर्नड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करता हूं तो जिस काम के लिए मैंने 3800 रखे थे उस काम पर मैंने एक्चुअली लगाए कितने हैं? 6000। करेक्ट? जी सर। जाग रहे हैं? यस जाग सर। रहे हैं ना? लोग नहीं सर, मैं बहुत गौर से सुन रहे हैं। बस गौर से सुनिएगा, मैं बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए काइंडली जागते रहिएगा। सो 6000 मैंने लगा दिए। सो बेसिकली टाइम के लिहाज से तो आई वाज अहेड ऑफ स्केड्यूल, लेकिन कॉस्ट के लिहाज से आई एम बिहाइंड द स्केड्यूल। एंड हाउ डू आई नो दैट? अर्नड वैल्यू को जब मैं प्लान्ड वैल्यू से कंपेयर करता हूं तो मुझे स्केड्यूल वेरिएंस का पता चल रहा है कि यस सर। मैंने अभी फर्स्ट मंथ में 2500 का करना है लेकिन मैंने ज्यादा कर लिया, मींस मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल। लेकिन अर्नड वैल्यू को जब एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं बहुत ओवर बजट गया हूँ। सिर्फ ओवर बजट भी नहीं, बहुत ओवर बजट गया हूँ। जिस काम के लिए मैंने 3800 रखे थे उस काम पे मैंने 6000 लगा छोड़े। ओके जी। सो सेकेंड मंथ में जाहिर है एक मिक्स ही मेरी परफॉर्मेंस है। सेकेंड मंथ फिर इसी तरह मैं, मेरे पास दोबारा आएगा डाटा अर्नड वैल्यू का और एक्चुअल कॉस्ट का, फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा अभी क्या सीन है। तो मैं कहता हूँ यार 8000 का प्लान वर्क था, 8000 ही मैंने कंप्लीट किया और पॉकेट चेक किया, अकाउंट्स चेक किए तो 8000 में ही वो काम कंप्लीट हो गया। राइट? सो दैट मींस अब मैं, मेरी कोई वेरिएंस नहीं है। आई एम ऑन स्केड्यूल एंड आई एम ऑन बजट एज वेल। है ना? दोनों चीजें मेरी एग्जैक्टली सही चल रही हैं, नथिंग लेस नथिंग मोर। बट जब थर्ड मंथ आया, थर्ड मंथ की जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस देखी तो थर्ड मंथ जब गुजर गया तो उस वक्त मैंने 10,000 का काम कंप्लीट किया, लेकिन उस पर खर्चा मेरा कम हुआ। सो दैट मींस मार्च के एंड तक टोटल काम जो मुझे करना था वो 13,000 है, लेकिन मैंने जो कंप्लीट किया वो दैट इज 10,000। इसका मतलब है स्केड्यूल के लिहाज से तो मैं पीछे हूं। हाउएवर जब मैं कॉस्ट को देखता हूं तो मैं कहता हूं यार जिस काम को 10,000 में कंप्लीट होना था वो काम 8,000 में मैं करके बैठा हूं। सो बजट के लिहाज से आई एम गोइंग अंडर बजट, आई एम गोइंग गुड। ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, उसके ओके उसके बाद फोर्थ मंथ को मैं ये देखता हूँ। कॉस्ट पॉजिटिव होगा ना? जी सर, कम अगेन। ये कॉस्ट वेरिएंस पॉजिटिव होगा ना? हाँ ये पीछे वाला पॉजिटिव होगा, एग्जैक्टली ये वाला पॉजिटिव होगा। अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट दैट इज 10,000 माइनस 8,000 तो पॉजिटिव हो, राइट? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फोर्थ मंथ जो कि एक्चुअली बाकी पिछले मंथ तो हर मंथ हम ऐसे कंपैरिजन करते रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं दैट इज एंड ऑफ फोर्थ मंथ। ठीक है, पिछले तीन तो मैंने बस कंपैरिजन के लिए दिए, बट एक्चुअली ये फोर्थ मंथ का एंड है जिस वक्त हम अपनी स्टेटस को देखना चाह रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज, मतलब आज की मेरी ये स्टेटस डेट है। स्टेटस डेट जनरली हम इस तरह डॉटेड लाइन में ही शो कर देते हैं कि आज हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जब स्टेटस डेट को देखते हैं, आज की डेट को देखते हैं या अप्रैल के एंड पे देखते हैं जो भी, तो मैंने टोटल काम जो कंप्लीट करना था दैट वाज 42,000, लेकिन मैंने कम काम कंप्लीट किया है, मैंने 38,000 का काम कंप्लीट किया है। तो जब मैं अर्नड वैल्यू को प्लान्ड वैल्यू से कंपेयर करता हूं तो मुझे स्केजुअल वेरिएंस नजर आ रही है, और ये स्केजुअल वेरिएंस नेगेटिव है। काम मेरा इधर ग्राफिकली देखे तो काम मेरा ज्यादा प्लान्ड था, लेकिन जो मैंने कंप्लीट किया वो कम है। ठीक हो गया? अच्छा चलें, खैर है, स्केड्यूल में तो आप पीछे हैं, तो अब हम देखते हैं कि कॉस्ट में हमारी क्या सिचुएशन है। तो जब हम कॉस्ट में देखते हैं तो भाई जिस काम जितना भी मैंने कंप्लीट किया उसके लिए मैंने 38,000 रखे हुए थे, लेकिन मैंने वो काम पर जब अकाउंट चेक किया तो मेरे 48,000 लग गए हैं। जिस काम का बजट मैंने 38,000 रखा था उस काम को कंप्लीट करने के लिए मैंने 48,000 लगा दिए। दैट मीन्स मैं क्या, एक नालायक ऊपर से बदतमीज भी हूँ। राइट? सो मैंने गलत स्केड्यूल में भी पीछे हूँ और कॉस्ट में भी मैं ओवर बजट जा रहा हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नाउ
इफ आई वांट टू प्लॉट दिस थिंग, तो ये इस तरह प्लॉट होगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि शो योर कॉस्ट बेस लाइन, तो आप क्या करोगे? आप इस तरह यहाँ पे लाइन लगा के आप कहोगे ये कॉस्ट बेस लाइन है, ऐसे ही है ना। उसके बाद अगर मैं कहूँ स्केड्यूल वेरिएंस दिखाएं, तो आप क्या करोगे? आप ये तीन वैल्यूज आपके सामने होंगी। स्केड्यूल वेरिएंस के केस में आप अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू का डिफरेंस दिखाओगे, करेक्ट? यस सर। अच्छा, इसी तरह और अगर मैं कहता हूं मुझे कॉस्ट वेरिएंस दिखाएं, तो कॉस्ट वेरिएंस के केस में आप अर्नड वैल्यू का एक्चुअल कॉस्ट से डिफरेंस दिखाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं सर, प्लीज रिपीट कीजिए। देखिए, अर्नड वैल्यू, सॉरी, स्केड्यूल वेरिएंस क्या चीज है मैम? कैन यू टेल मी? स्केड्यूल वेरिएंस में ये है कि जो आपकी प्लान अर्नड वैल्यू वैल्यू, है, अर्नड अर्न वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू, वैल्यू, बिल्कुल ऐसे इन हाँ जी, दोनों का इसमें कंपैरिजन है। डिफरेंस है जी, हाँ, तो इनका यहाँ पे कंपैरिजन देखिएगा, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ये मेरे पास प्लान्ड वैल्यू है जी। और ये मेरे पास अर्नड वैल्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ये क्या है? ये ये स्केड्यूल वेरिएंस शेड्यूल वेरिएंस है ना, शेड्यूल वेरिएंस। अच्छा, तो मैं इसको यूज शो करता हूँ। देखिए, ये मैंने ब्रैकेट्स ही लगाई और यहाँ पे लिख दिया स्केड्यूल वेरिएंस या शेड्यूल वेरिएंस, करेक्ट? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कॉस्ट वेरिएंस दिखाएं, तो वो किस किस का डिफरेंस है? वो है अर्नड वैल्यूज अर्न का वैल्यू एक्चुअल और कॉस्ट। एक्चुअल, हाँ जी, हाँ, अर्न वैल्यू और तो एक्चुअल ये, कॉस्ट। हाँ, इसको देखिएगा, ये मैंने इसी तरह ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉस्ट वेरिएंस। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। सो ये इस तरह हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। ये एग्जांपल समझ आ गई, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल एग्जांपल पे जाते हैं। जी प्लीज। ओके जी, किसी की को क्यूरी है तो यू मे आस्क मी नाउ। सर ये कंप्लीट नहीं करते पूरा ग्राफ? जस्ट आस्किंग, जी, इजंट इट सपोज्ड टू बी कंप्लीट? नहीं, कंप्लीट हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए, जब तक मई का मंथ कंप्लीट नहीं होगा, मुझे मई मंथ की परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी कि कितना काम कंप्लीट हुआ है? और इसी तरह मई का डाटा, मुझे एक्चुअल कॉस्ट कितना खर्चा आया है, एक्चुअल है ना ये, तो ये आपको दोनों चीजें एक्चुअल। मई का भी नहीं है आपके पास? हाँ, डाटा ही नहीं है मेरे पास। हाँ, तो प्लान्ड दूसरा वैल्यू सर, मैंने, मई की प्लान्ड वैल्यू है, लेकिन अर्नड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट। टू बजट जी है ही सर। नहीं। हाँ और सर दूसरा, सर, ये जो ब्लू वाली जो लाइन है, इसको कॉस्ट बेस लाइन भी कहते हैं? एग्जैक्टली, ये कॉस्ट बेसलाइन अर्नड वैल्यू के प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए बनाई गई है। ये सेंटेंस मैंने लिखवाया था और आपकी स्लाइड्स में भी कही है, that when you construct a cost baseline using earned value management system or using earned value management principles, that cost baseline combines the scope baseline, the schedule baseline, and the cost baseline, all three into a single baseline, and that's why it is called as performance measurement baseline, correct? कॉस्ट बेसलाइन को जब हम, यही कॉस्ट बेसलाइन है, लेकिन इस कॉस्ट बेसलाइन को क्योंकि हमने अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे बनाया है, तो इस कॉस्ट बेसलाइन की ब्यूटी ये है कि ये अपने अंदर ही इंटीग्रेट कर लेती है स्केड्यूल बेसलाइन को भी और स्कोप बेसलाइन को भी, और कंबाइन टुगेदर ये तीनों बेसलाइंस जब इस तरह बनती हैं, तो इनको हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन कहते हैं। सर व्हाट इज द रेड वन कॉल्ड? ये तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट की लाइन है, इसको कोई नाम नथिंग दूसरा एल्स। नहीं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं है, लाइन सर नहीं है। तो जो ब्लू वाली है, उसको हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ कॉस्ट बेस लाइन आल्सो, इट्स अ स्केड्यूल बेस लाइन एज वेल। एग्जैक्टली, सो दिस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप बिकॉज़ इसको इट इज, लेकिन इसको जनरली, ऑन द, लुक, इसको अलग से स्केड्यूल बेसलाइन नहीं कह सकते। अलग से जो स्केड्यूल बेसलाइन है वो गैंट चार्ट है, हाँ ना वही। वो गैंट चार्ट है। इसको या तो आप कॉस्ट बेसलाइन कह लें, या आप इसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसलाइन कहेंगे फिर। ठीक है, बट इट इज आल्सो, इट कैन इनकलकेट स्केड्यूल एंड स्कोप बेस एग्जैक्टली लाइन। एग्जैक्टली, व्हाई? बिकॉज इधर हम काफी देर से जो बातें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं ना, बाय एंड ऑफ अप्रैल इतना काम होना चाहिए था, है ना? तो जब मैं कहता हूँ बाय एंड ऑफ अप्रैल, इसका मतलब है इसने अपने अंदर ही इंटीग्रेट कर लिया स्केड्यूल को, टाइम एलिमेंट इज देयर। पर इसको कह नहीं सकते आप स्केड्यूल बेस लाइन और नहीं नहीं स्कोप नहीं बेस नहीं लाइन? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं। देखिए, स्केड्यूल बेसलाइन स्पेसिफिकली वो जो गैंट चार्ट है ना, उसको कहते हैं, वहां पे एक्टिविटीज वाइज
स्केड्यूल बना होता है। आप सेकंड सेमेस्टर में इंशाल्लाह प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग भी पढ़ेंगे, और शायद अगर आप लोगों की दुआ रही तो मेरे से ही आप पे सॉफ्टवेयर भी शायद पढ़ें, तो उसमें हम देखेंगे कि स्केड्यूल बनता कैसे है, राइट? सर प्राइमवेरा। नहीं नहीं, एमएस प्रोजेक्ट। ओके सर। ठीक है। पर इसको इसको आपसे कॉस्ट बेसलाइन कहेंगे, से परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट बेसलाइन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, अच्छा, अब अगर ये तो ग्राफिकली था, लेकिन न्यूमेरिकली कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मैं आपको कहता हूं स्केड्यूल वेरिएंस कैलकुलेट करें। सो स्केड्यूल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होती है, ये हमने, क्योंकि चीजें सिंपल है, क्लास में मैंने डिस्कस की हुई है, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अर्नड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू, राइट? और यहाँ पे ये जो स्केड्यूल वेरिएंस आती है, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन लाजमी करनी है। लॉक, schedule variance is not calculated for the sake of calculation only. इससे हम कुछ मीनिंग लेना चाह रहे होते हैं, एंड मीनिंग यहाँ पे क्या है? नेगेटिव schedule variance indicates what? बिहाइंड स्केड्यूल। We are behind the schedule. Good. And अगर इसी तरह कॉस्ट वेरिएंस चेक करनी है, तो कॉस्ट वेरिएंस में अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट है, दैट इज 38,000 माइनस 48,000, और कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे कितनी आ रही है? नेगेटिव 10,000। सो अगेन ये मेरे पास क्या चीज इंडिकेट कर रही है? ओवर नेगेटिव। एक्सपेंडिचर। वेरी राइट, हम ओवर बजट जा रहे हैं। नेगेटिव साइन इज अ बैड साइन एक्चुअली। ठीक है, इसमें हम जो है स्केड्यूल के टर्म्स में भी नेगेटिव वेरिएंस आती है, तो मींस बिहाइंड द स्केड्यूल। कॉस्ट के टर्म में अगर नेगेटिव वेरिएंस आती है, इसका मतलब ओवर बजट जा रहे हैं, ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। पॉजिटिव है तो इट इज अंडर बजट अंडर ना, बजट, अंडर और बजट, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। अहेड ऑफ स्केड्यूल, और अगर न्यूट्रल जीरो है तो उसे कुछ नहीं, वो बस न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल नहीं, देखें प्लीज, न्यूट्रल नहीं। न्यूट्रल नहीं, अच्छा। ऑन स्टेटस। न्यूट्रल इज अ बैड वर्ड। Nowadays सर neutral अगर is a bad जीरो आता है one. तो इसका मतलब है, सर अगर जीरो आता है तो इसका मतलब है प्लान वैल्यू इज Bad. इक्वल्स टू Earned I value. get your point. अर्न हाँ, वैल्यू। बस ठीक है फिर सर। अब जी आगे, अच्छा चलें आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज ये कि यार, जब मेरे पास स्केड्यूल वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस ये दोनों चीजें बता देती है, तो फिर ये मुझे क्या मुसीबत आई है कि मैं एसपीआई एंड सीपीआई भी चेक करूं? Why do I need to calculate schedule performance index and cost performance indexes? पहले जरा इस पे नजर डोला लें, कैलकुलेट कैसे करने हैं, और फिर मैं इसकी रीजनिंग पे आता हूँ। वो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लॉक, इसकी सॉरी, रीजनिंग ये है कि अगर हमें हमें पता करना है कि हमें करेक्टिव एक्शन नीडेड है या नहीं, तो फिर हम सीपीआई और एसपीआई चेक करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो समर में मुझे नहीं मिलेंगी, बाकी मिलेंगे। अच्छा, नाउ एसपीआई जो है, एसपीआई का फॉर्मूला बिल्कुल वही है, सिर्फ ये है कि वो डिफरेंस है, और स्केड्यूल वेरिएंस, और जो एसपीआई इंडेक्स है तो ये रेशियो होगी। यहाँ पे मेरे पास एसपीआई आई है 0.9048। जब भी एसपीआई 1 से लेस होगी, तो इट इज अ बैड थिंग। 1 इज एन आइडियल केस। जब मेरी अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू दोनों बराबर होंगी ना, तो 1 तब आएगा। लाइक 38,000 डिवाइडेड बाय 38,000, इसका मतलब कोई वेरिएंस नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, but less than 1 SPI means I'm going behind the schedule, और इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इट टेल्स मी माय एफिशिएंसी। लेकिन कौन सी एफिशिएंसी? टाइम की एफिशिएंसी। हाउ एफिशिएंटली आई एम यूजिंग माय टाइम। 90.48% time efficiency means that out of 100 hours of work जो मैं करता हूं, I actually give an output of 90 hours of work, और 10 hours of work almost मैं मिस कर जाता हूं, या वो सॉरी 10 hours में मैं वेस्ट कर रहा हूं। करेक्ट? अगर मैं 100 आवर्स में, 100 डेज में 100 डेज का ही काम करता, या 100 आवर्स में 100 आवर्स जितना ही काम करता, तो 100% मेरी एफिशिएंसी होती। लेकिन अभी मेरी एफिशिएंसी 100 से कम है, 90.48 है। इसका मतलब यह है कि 10%, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टाइम दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट is getting wasted. Correct? राइट सर। Okay. Similarly, about cost efficiency, to calculate the cost efficiency, हम अपनी यहाँ पे cost efficiency again less than 1 है CPI,
अगेन लेस देन 1 है, और इसका मतलब भी यही है कि मैं I'm going over budget. 1 पे मैं कहता हूं ऑन बजट, और 1 से ज्यादा हो तो आई वुड बी गोइंग अंडर बजट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माय कॉस्ट एफिशिएंसी इज 79.2%। मैं इसको सिर्फ 79% अभी बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 100 रुपीज स्पेंड करता हूँ, एक्सपेंस मेरा 100 रुपीज का हो रहा है, और जो उससे बदले काम मैं कर रहा हूँ वो 79 रुपीज का हो रहा है। 21 रुपीज मैं जाया कर रहा हूँ। आउटपुट मेरा 79 रुपीज का है, लेकिन स्पेंड मैं 100 रुपीज कर रहा हूँ। या जिस काम को मैंने 79 रुपीज में कंप्लीट करना था, उस काम पे मैं 100 रुपीज लगा रहा हूँ। सो बेसिकली मैं 21 रुपीज एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, ओवर बजट चल रहा हूँ। करेक्ट? Yes, sir. Okay, so this 79% or 0.792 CPI means CPI is less than 1, that means we are going over budget, and a CPI is 0.792 means 79.2 cents, or इतने dollars worth of work was Justification actually done. हाँ, Carlos, the 79% की है कि I am spending 100 rupees, but I'm doing work of 79 rupees. 79 rupees exactly. That I'm under और budget. हाँ, नहीं, over budget. I'm spending So, just for a work. देखिए, मैं 100 रुपया लगा रहा हूँ और काम मैं 79 का कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा that लगा means रहा हूँ ना। 21 जिस rupees का are wasted ना. वेस्टेड मींस मैं ज्यादा लगा रहा हूँ ना, वो वेस्ट हो रहे हैं। या आसान अल्फाज में यूं कर लें, जिस काम को 79 रुपीज में कंप्लीट होना था, मैं उस पर कितना लगा रहा हूँ? 100, है ना? तो मैं ओवर बजट कर रहा हूँ ना, 21 रुपीज एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। करेक्ट? अच्छा, अब ये मैं इस पे आता हूँ, पहले इन So स्लाइड्स पे sorry, आता हूँ। जी सर। excuse me, sir. यस सर, प्लीज गो। Sorry, यहाँ मैं एक चीज समझाने आ रहा है. So when we need to check SPI and the CPI. Okay, that's what I was about to explain now. Very timely question, right? Yeah, I was going to explain the same thing now. Look, first thing, when I only need to compare, when I need to compare two projects or multiple projects, more than two projects, at that time, schedule variance and cost variance basically आपको misleading results दे सकते हैं. I cannot rely on the results of cost variance and schedule variance. For example, there was a project, let's say, that project was of 3 months only, right? उसका duration 3 months का था. अच्छा, now this is months. और उसका total budget was, let's say, 50,000 rupees. या चले मैं इसको $5,000 कर लेता हूँ. Only $5,000, right? अच्छा, now this project was actually completed in 6 months. Total duration was 3 months, but this project was actually completed in 6 months. And for this project, the total budget was $5,000, but I completed this project in $8,000. So in terms of time, I was late by 3 months, correct? Is it clear? And in terms of budget, I spent 3,000 extra here, correct? Yes, sir. Okay, now let's think of another project, and that project was of 36 months. I'm sorry, I don't have mouse and I'm really in trouble because of that. Okay, now let's say this project was of 36 months and this project was completed in 39 months. So how much delay was there? 3 months. 3 months, again 3 months, good. And the budget for this larger project was $90,000, right? $90,000.
and I completed that project in $93,000. So how much over budget it went? Again 3,000, isn't it? Yeah. The total budget was 90,000, but it was completed in 90,000. So now, do you think both of these projects are performing equally good or equally bad? No, sir. No, So the because schedule variance and the cost variance both are different. उसको फिलहाल छोड़ दे, बड़ा बड़ा सीधा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, like this project was delayed by 3 months and this project was also delayed by 3 months. So do you think this performance of both the project manager or team members was same? No, because Projects are different. yeah, for a project of 3 months, a delay of 3 months is too much. But for a project of 36 months, we can expect that, okay, 3 months delay is fine. Over a period of 3 years, if a project is delayed by 3 months, that is still acceptable. Similarly, if there's a project of $90,000, then going 3,000 over budget is not a big deal. But for a project of only 5,000, going 3,000 over budget is a big thing, right? Correct. So, okay, I guess you are clear about it. So that means in such scenarios, when we compare multiple projects, schedule variance, only relying on schedule variance and cost variance can be misleading. So for comparison purposes, we need to actually check the CPI and SPI. When I need to compare multiple projects, two or more than two, in that case, I would definitely check their CPI and SPI as well. This is exactly the same, you can draw an analogy with what we studied in NPV and profitability index. Do you remember I gave the same example of 90,000 there too? जब हम net present value और profitability index कर रहे थे. चलेगा सब Yes, क्या? sir. Okay. Acha, so when you need to compare multiple projects, in that case, CPI and SPI is a useful tool and you may use it. This is one thing for comparison. Secondly, if you want to check the efficiency of your project, right? Efficiency of project. That means if you want to check how efficiently you are using time or how efficiently you are using funds. In both cases, efficiency of time or funds, time or cost, whatever you call it. In that case, SPI and CPI is a handy tool. We just saw that our SPI, schedule efficiency, was 90 point some percent. And we said that we are wasting 10 hours out of 100 hours. We are working, actually giving an output of 90 hours, but we are spending 100 hours on that. Similarly, in case of cost, we saw that our efficiency was 79%. That means we are spending 100 rupees, but actually we are getting an output of 79 rupees out of that. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay, third thing is when you need to decide that whether you need to take a corrective action or not. At that time too, your CPI, corrective action, this is corrective action. Your CPI and SPI would help you. For example, let's say I'm saying that my CPI was, this is just an hypothetical example. My CPI was, let's say 1.08 and my SPI is 95%, or make it 94, 0.94, sorry. SPI is equal to 0.94. So now if I ask you, do you So you need, are under the budget and behind the schedule.
Very right. I'm under budget, but behind the And we have schedule. Very good. Very good. This is one thing. This CPI is indicating that I'm under budget, and this SPI is indicating that I'm behind the schedule. That's fine. Now, do I need to take a corrective action or not? How would I decide that? Yes, sir. CMP को देखना है सर आपने. Firstly, we see the threshold limit. Very right, sir. Very Sajid? Is this Sajid? Yes. Yes. Okay, great, great, very good. Acha, now first what we सर need to साजिद ने say. क्या बताया, मुझे आवाज नहीं आई. मैं वही बता रहा हूँ. ठीक है. पहले I would decide that what is my threshold limit. I would decide what is my threshold limit and from where I will get the threshold limit. Control threshold कहाँ से पता चलते हैं? सर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान कॉस्ट में मैनेजमेंट प्लान Very right, very बताया right. था ना कि हमने ठीक है. वहां पे देखना है ये. वहां पे देखना है. ठीक है. तो वहां पे मेरे पास कुछ threshold limit होगी. For example, the threshold limits that is given in the cost management plan is plus minus 7%. Right? Now this plus minus 7% is a threshold limit for cost variance, and this might be the cost variance for schedule variance as well. अच्छा, या फिर ये होगा कि आपके schedule management plan में भी schedule variance की भी control threshold लिखी होगी. ये बात समझ आइए? जी सर. ठीक है. कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान्स में मुझे कॉस्ट की वेरिएंस की थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगी और स्केड्यूल वेरिएंस स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान है वहां पे मुझे स्केड्यूल की लिमिट मिल जाएगी. करेक्ट? अच्छा, जी नाउ सर. यस सर. नाउ लेट्स से स्केड्यूल की भी वही प्लस माइनस 7% है. जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, मैं दोनों की एक ही तरह की वेरिएंस ले लेता हूं. अच्छा, नाउ व्हाट डज दिस 7 plus minus 7% means? It means ये अगर मेरी 100% परफॉर्मेंस है, if this is 100%, तो 7% इससे ऊपर, that is 107%, and 7% इससे नीचे, that means 93%. If my performance is within this limit, within this range, I will not take any action, any corrective action, sorry. I will not take any corrective action because threshold limits की क्या definition है? Control threshold limit, it tells you that this is a range of acceptable variance. इसके अंदर रहते हुए अगर variance आ रही है तो that is acceptable to me. I'll not take a corrective action. However, if anything goes beyond this range, if variance goes beyond this range, then I will take a corrective action. जब मैं कहता हूं beyond this range, तो इसका मतलब है 93 से कम और 107 से ज्यादा. Is it clear to everyone? Yes. Sir, so if I set the threshold इसमें limit with पहले हमायूं please come. जी. the threshold limit which is given in cost management plan, we please check it from there, and if it is between जो हमारे पास variance आई है, so it can be neglected and no corrective action is required, right? बिल्कुल ऐसे देखें. आपको ना एक कॉन्सेप्ट है, ये अगेन वो लेसन मैंने आपको जिसकी वीडियो की बात की, एक होता है करेक्टिव एक्शन. करेक्टिव एक्शन इज टेकन वंस द वेरिएंस हैज अकर्ड. जब कोई मसला हो जाता है ना, तो उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं. ठीक हो गया? तो जब वेरिएंस इतनी बिगड़ जाए, इतनी ज्यादा हो जाए कि ये मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर हो, तो देन आई टेक अ करेक्टिव एक्शन. लेकिन एक और भी होता है, उसको हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं. प्रिवेंटिव एक्शन के केस में हम अभी विद इन लिमिट्स भी होते हैं, तो भी हम ये चाहते हैं कि यार ऐसी नौबत ना आए कि हम रेंज से बाहर चले जाएं. तो उसकी वजह से बाज दफा हम पहले से ही एक प्रिवेंटिव एक्शन ले लेते हैं. अभी हम होते विद इन एक्सेप्टेबल रेंज है, एक्सेप्टेबल वेरिएंस की जो लिमिट है उसके अंदर अंदर होते हैं, तो वहां पे हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं. सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट करेक्टिव एक्शन. इज इट क्लियर? Yes, sir.
ओके जी सर। अच्छा चलें मैं आपको हिंट थोड़ा सा वो दे देता हूँ, जनरल क्विक ओवरव्यू दे देता सर हूँ। एक सवाल पूछना था प्लीज, बहुत जी, क्विक क्वेश्चन है। अच्छा मैं मुझे ये एक दफे कंक्लूड करने दे, एक आंसर हो जाना फिर मैं आता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं मुझे एक का नहीं आंसर नहीं, ओके। ठीक है ना। अच्छा वो ये कि कंट्रोल एक्शंस तीन तरह के हैं। कंट्रोल एक्शंस, चीजों को कंट्रोल करने के लिए तीन तरह के एक्शंस किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं करेक्शन या डिफेक्ट रिपेयर या रीवर्क, ठीक है। अब ये तीनों के बारे में आप डिटेल से उस वीडियो में जरूर देखिएगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं बार बार, आपको असल थीम ओवरऑल जो थीम है वो इससे ही समझ आएगा। उसके बाद एक होता है करेक्टिव एक बार एक्शन। अच्छा सॉरी, ये जो कंट्रोल एक्शंस हैं ये तीन तरह के होते हैं। कंट्रोल एक्शंस, एक को हम कहते हैं करेक्शन, उसका जेनेरिक नेम है करेक्शन, कि करेक्शन करना। अब वो करेक्शन रीवर्क की सूरत में हो सकती है। एक दीवार गलत बनी है, आपने उसको ढा के दोबारा खड़ा किया। दीवार टेढ़ी बन गई थी, आपने उसको गिरा के दोबारा किया, इसको रीवर्क कहते हैं। और एक होता है डिफेक्ट रिपेयर, कि थोड़ा बहुत डिफेक्ट है उसको आपने रिपेयर कर दिया, बट बोथ केसेस में आपका जो प्रॉब्लम आया आप उसको करेक्ट कर रहे होते हो, तो इसको हम करेक्शन कहते हैं। ठीक है जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको आगे फॉर एग्जांपल आप ट्रिप पे निकले और ट्रिप पे निकलते हुए आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, तो आपने टायर को रिपेयर करा लिया, यानी कि डिफेक्ट रिपेयर करा लिया, तो इसको हम करेक्शन कहते हैं। एक और होता है उसको हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं, जिसकी अभी हम बार बार बात कर रहे हैं। करेक्टिव एक्शन भी प्रॉब्लम होने के बाद होता है, जैसे करेक्शन भी प्रॉब्लम होने के बाद हुआ, करेक्टिव एक्शन भी प्रॉब्लम होने के बाद है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो ये कि हम रूट कॉज एनालिसिस भी करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुई ये क्यों हुई। हम सिर्फ प्लेन उसकी उसका रीवर्क नहीं कर देते या उसका डिफेक्ट रिपेयर नहीं करते, बल्कि उसके प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस भी करते हैं। और उस रूट कॉज एनालिसिस में जैसे टायर पंक्चर हुआ, तो मैंने देखा कि टायर क्यों पंक्चर हुआ, या तो मेरा टायर पुराना था, या जो रोड मैंने चूज किया है, जो रूट चूज किया है, वो रूट जो है वो बम्पी है बहुत या पथरीला है बहुत, वो ठीक नहीं है, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस केस में हम प्रॉब्लम भी एड्रेस करते हैं, साथ रूट कॉज भी एड्रेस करते हैं। मे बी मैं अपना टायर ही रिप्लेस करा लूं अगर टायर पुराना था। इज इट क्लियर? तीसरी चीज है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन ये होता है कि अभी प्रॉब्लम तो अकर नहीं किया, लेट्स से ड्यूरिंग द ट्रिप हमने एक जगह रेस्ट एरिया में रुके चाय शे के लिए, और वहां पे मेरी नजर टायरों पे पड़ी और मुझे लगा कि ये टायर तो बहुत ही पुराने हैं। एंड देन वी डिसाइडेड दैट अभी हुआ कुछ नहीं, प्रॉब्लम आया नहीं, लेकिन पहले से ही इट्स बेटर कि हम अपने टायर्स यहां से रिप्लेस करा लें। सो दैट इज प्रिवेंटिव एक्शन। इस वक्त जब हम बार बार बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, इसके लिए डिटेल मैंने आपको ना बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ उसी वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, वो काइंडली देख लीजिएगा। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू करेक्टिव एक्शन, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैम योर क्वेश्चन डॉक्टर। थैंक यू। क्या हुआ? सॉरी मैम, माइंड यही पूछना था कि 93% से नीचे है, वो क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाँ ओके ओके फाइन फाइन, ठीक हो गया। अच्छा अगेन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ उसको देख लीजिएगा काइंडली, वो थोड़ा सा ना आपको ब्रॉडर चीजें समझ आएंगी बड़े कैनवस पे। जो ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही होती है, ये सिर्फ कॉस्ट की बातें नहीं, अभी तो हम सिर्फ कॉस्ट की बातें कर रहे हैं, उसमें आपको पूरा थीम समझ आएगा। ठीक है, ओके जी। अब वापस आते हैं। सो व्हेन वी नीड टू डिसाइड दैट इफ अ करेक्टिव एक्शन इज, अब मैं करेक्टिव एक्शन बोल रहा हूँ, इफ अ करेक्टिव एक्शन इज नीडेड और नॉट, फॉर दैट फर्स्ट वील चेक, calculate the CPI and the SPI. जब ये दोनों चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली विल मल्टीप्लाई इट विद 100, और उससे मुझे परसेंटेज मिल जाएगी। दिस इज 108% एंड दिस इज 94%। करेक्ट? Any doubts about that? No, sir. No. Okay, so now do you need a corrective action in terms of cost? No, sir. 1%. Yes, sir. Yes. Yes, Okay, sir. we do need, yeah, 107 से ऊपर. Okay, yeah, because this is outside this 108 is lying somewhere here. So that means this efficiency is, you know, beyond my acceptable limits. Actually, this is very strange. On one side, I'm saying that I'm going under budget.
My cost performance is going good. जिस काम पे मुझे 100 रुपीज लगाने, सॉरी 108 लगाने थे, मैं वहां पे 100 लगा रहा हूं, या 100 रुपीज लगा के मैं आउटपुट 108 के बराबर ले रहा हूं, इसका मतलब मैं 8 रुपीज बचा रहा हूं, करेक्ट? बट स्टिल आई नीड अ करेक्टिव एक्शन बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस इस एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर चली गई है। जब इतनी ज्यादा वेरिएंस हो जाए तो फिर हम ये देखते हैं कि यार ये वेरिएंस इतनी ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट पे मैं एक्स्ट्रा बजट लेके बैठा हुआ हूँ। मेरा एस्टिमेट था 100 रुपीज में होने का, और काम जो है वो, सॉरी 108 का मैं 100 रुपीज में कर रहा हूँ। इसका मतलब है मैंने 92 सॉरी 8 रुपीज एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। अब क्या वक्त आ गया है कि मैं अपने वो पैसे एक्स्ट्रा फंड्स जो है वो रिलीज कर दूं और मैनेजमेंट को वापस कर दूं कि आप काइंडली इससे कोई और प्रोजेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट था 10 मिलियन का। अब 10 मिलियन से मुझे यहां से परफॉर्मेंस से अंदाजा होता है कि यार ये तो प्रोजेक्ट 8 मिलियन में खत्म हो जाएगा, और अगर 8 मिलियन में खत्म हो जाएगा तो मेरा ख्याल है बेहतर है मैं 2 मिलियन मैनेजमेंट को वापस कर दूं। और जब मैनेजमेंट को वापस करूं तो उसके बाद मेरा नया बजट जो है वो 8 मिलियन आएगा, और जैसे ही नया बजट 8 मिलियन आएगा मेरी परफॉर्मेंस खुद ही यहां से इस लिमिट के अंदर आ जाएगी। तो यहां पे करेक्टिव एक्शन ये वाला चाहिए होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सिमिलरली अब मैं पूछता हूँ स्केड्यूल के लिहाज से, डू यू थिंक यू नीड अ करेक्टिव एक्शन? नो सर। No, because 94% is within my acceptable limits. Although I'm going behind the schedule, मेरी स्केड्यूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट स्टिल अभी इतनी बुरी नहीं हुई कि मैं कोई करेक्टिव एक्शन लूं, अभी भी एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है। सो in दोनों सिनेरियोज में if I ask you, do you need a corrective action with respect to cost and time, so your answer would be that even though my cost performance is good and I'm going under budget, but still the performance is beyond the highest limit of threshold limit, that is 107%. Therefore, I will take a corrective action. However, in case of schedule or time, although my performance is going bad, I'm behind the schedule, but still this variance is still within acceptable limits of 93%. So therefore, I will not take a corrective action. Is it clear? यस सर। Okay, so that's all about this thing. I hope you got your answer that when do we need calculate, sorry, when we calculate CPI and SPI. Number eight, when I need to compare multiple projects, CPI and SPI is good. And at that stage, you know, schedule variance and cost variance can be misleading. Number two, when I need to check my efficiency in terms of time, in terms of cost, I need to check CPI and SPI. Similarly, if I need to decide whether a corrective action is needed or not, again, I will use SPI and CPI there. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So now, if I told you in the class as well that जब आपसे ये पूछा जाए if you need a corrective action or not, आपने schedule variance and cost variance calculate नहीं करनी. You should directly calculate CPI and SPI. And if you would calculate schedule variance and cost variance, I'll definitely deduct your marks. Correct? Okay. Okay, so now here, there are, you know, a summary of everything that I have covered so far. In project management, we ask different questions when we check our performance. One, how we are doing time-wise, and secondly, how we are doing cost-wise. Now, time-wise, if we need to check are we ahead or behind the schedule, schedule variance is good enough to calculate that, right? यहाँ पे. Now, if I want to check how efficiently we are using time, obviously SPI is the thing that will tell us that what is our cost efficiency, sorry, time efficiency is. Similarly, if I need to check are we going under budget or over budget, cost variance is good enough for that. But if I need to check how efficiently we are using our resources, financial resources for that matter here, that means cost performance index is a helpful tool to check this thing. Correct? Here is another summary that was all about that if my schedule variance is 0, I'm on schedule. Similarly, if my SPI is 1, that also means on schedule. If my
schedule variance is negative, I'm behind the schedule. If my schedule SPI is less than 1, I'm behind the schedule. Similarly, if my schedule variance is positive, I'm ahead of schedule. And if my SPI is greater than 1, it is also ahead of schedule. Similarly for budget. Correct? Any doubts about it? No, sir. Okay. So I hope for now, let's keep it, let's call it a day. और ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी. इस एग्जाम्पल पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया था वैसे क्लास में. Yes, sir. Yes, sir. So, ठीक है, अगर फिर भी समझ जाए तो वी कैन हैव अनदर सेशन. इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और वो रहता है जो हमारा पार्ट, एक स्लाइड, एक लेक्चर पूरा रहता है, दैट इज अबाउट फोरकास्टिंग. तो वो आप जब कहेंगे तो फिर हम वो कर लेंगे. सर ये जो TCPI और जो हाँ, 4 हाँ, केसेस थे ना, मतलब वो हाँ, हाँ, बिल्कुल एंड पे हमने किया था. अगर थोड़ा उस पे कल आप टाइम निकाल लें तो दैट वुड बी चले वेरी नाइस. चले. ओके देन लेट्स डू इट बाय 8 PM देन. ठीक है, क्योंकि मुझे परसों फिर काम पे निकलना है, बहुत सारे काम होंगे. तो हम 8 PM टू विल ट्राई टू फिनिश इट बाय 10 PM, राइट? डन सर. सर वो PCPI में Tomorrow, ये sir. कंफ्यूजन है कि GEC कब यूज करना है और EEC कब यूज करना है. ठीक है, वो फोरकास्टिंग का कल कर लेंगे, राइट? Just 7 Okay. PM हो सकता 7 Thank फिर you, नमाज sir. के दरमियान में काम टाइम होगा. थैंक यू सो मच सर. है. अच्छा वेलकम. 7:30 सो मेक इट Because 8 मेरा PM देन. मेरा अच्छा ठीक है, मेरा बुलेटिन अगर रिकॉर्डेड होगा तो मैं वहाँ रिकॉर्डेड होगा. फिर भी कोई इशू हुआ तो यू कैन कम टू यूनिवर्सिटी. वो कब परसों मंडे से वैसे एग्जाम शुरू है ना, आप आ जाइएगा. तो सर दूसरा मैंने एक और चीज आपसे पूछनी थी थैंक यू कि सर. बाकी हम जिन्होंने जाना है दे में लीव, राइट? थैंक यू नंबर सर. 14 and 16 these were the sorry 12 और एक और चैप्टर था जो कि is not included, right?